क्या अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है? डोनाल्ड ट्रंप पीछे क्यों हट रहे हैं? जोर शोर से डील की बातें हो तो रही हैं, लेकिन उन्हें कितना सीरियसली लेना चाहिए? क्या एक डील इतनी आसान है? क्या वाकई जंग खत्म होने वाली है? अमेरिका ईरान के बीच पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अमेरिकी प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें हैं? क्या ईरान उनके लिए राजी होगा, हामी भरेगा? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनिए। With that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. हमने जंग जीत ली है, हम अच्छी हालत में हैं, हम वो सब कुछ हासिल करके रहेंगे जो करने वाले थे। ईरान भी एक डील चाहता है और बहुत जल्द ये जंग ख़त्म हो जाएगी। ये सब कहने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे थे। एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, एक अजम्पशन है कि ईरान डील करेगा, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो दुर्भाग्यवश हम पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बमबारी करेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तभी ख़त्म होगा जब ईरान डील के लिए हामी भरेगा। जबकि कुछ घंटे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, हमारे मकसद पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ डिफेंसिव कार्रवाई होगी। I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. जब रूबियो ऐसा दावा कर रहे थे तब अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चला रही थी। ईरान जवाबी हमले कर रहा था। सबने लगभग मान लिया था कि जंग फिर से छिड़ने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबियो ने सफाई दी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम एक मानवीय कदम है, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है। हम जहाज़ों को आज़ाद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना पानी नहीं है। रूबियो के इस बयान को कुछ घंटे भी न बीते थे कि ट्रंप ने इस पवित्र काम से भी किनारा कर लिया। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम अचानक रोक दिया, कहने लगे कि हमें एक अच्छी डील दिख रही है, उस दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। जबकि रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी डील का कोई जिक्र नहीं था। यानी साफ है कि हवा का रुख अचानक बदला। ऐसा यू टर्न अमेरिका के लिए नया नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजह दिलचस्प है। खबर है कि ट्रंप ने जोश ही जोश में ऐसा रायता फैला दिया जिसे समेटने के लिए उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा, ऑपरेशन रोकना पड़ा। अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क NBC ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम इसलिए रोका क्योंकि अमेरिका के सबसे ख़ास दोस्तों ने ही ऐन वक्त पर ट्रंप को अंगूठा दिखा दिया था। हुआ यूं कि ट्रंप इस ऑपरेशन के ऐलान से पहले खाड़ी देशों को बताना ही भूल गए, उन्हें खबर नहीं दी गई, जिसकी वजह से सऊदी अरब की लीडरशिप, खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS खासे नाराज़ हुए। उनको ये बात नागवार गुजरी कि हमारे इलाके में इतना बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू हो रहा है और हमसे पूछा तक नहीं गया, हमको खबर तक नहीं दी गई। बाकी दोस्तों का भी यही हाल था। ट्रंप ने कतर के अमीर को भी तब फ़ोन मिलाया जब ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मिडिल ईस्ट के एक राजनयिक ने NBC को बताया कि अमेरिका ने ओमान के साथ भी ऐलान होने के बाद ही कोऑर्डिनेट किया। इस गुस्से में सऊदी ने अमेरिका को संदेश भिजवा दिया कि ऑपरेशन के लिए अमेरिका न तो सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल करेगा और न ही सऊदी के हवाई क्षेत्र से अमेरिका का कोई लड़ाकू विमान उड़ेगा। लेकिन उस इलाके के भूगोल को अगर आप देखें तो अमेरिका बिना इन देशों की मदद के आसानी से ऑपरेशन नहीं चला सकता था। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों को समंदर से सुरक्षित निकालने के लिए आसमान में लड़ाकू विमानों का एक सुरक्षा कवच, एक डिफेंसिव अम्ब्रेला बनाना बहुत ज़रूरी था और सऊदी के हवाई क्षेत्र एयर स्पेस के बिना ये सुरक्षा कवच बन ही नहीं सकता था। NBC की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फ़ोन पर बात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी, MBS नहीं पिघले और ट्रंप को मजबूर होकर 36 घंटे के भीतर ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगाना पड़ा। इसके बाद ट्रंप ने दुनिया को बताया कि ईरान एक डील के लिए तैयार है, इसलिए ऑपरेशन रोक रहे हैं। NBC की रिपोर्ट की हम पुष्टि नहीं कर सकते। क्या वाकई ट्रंप ने उसी वजह से ऑपरेशन रोका? ये साफ तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के मकसदों पर सवाल उठना लाजमी है। एक कन्फ्यूज़न ये है कि अमेरिका असल में चाहता क्या है, एक ऐसा कन्फ्यूज़न जो जंग के शुरुआती दिनों से ट्रंप टीम के बयानों में दिखा है। अमेरिका कब कौन सा रास्ता चुनेगा कुछ क्लियर नहीं रहा है और इसका अंदाज़ा ट्रंप के बयानों से तो कतई नहीं लगाया जा सकता।
ट्रंप ही थे जो जंग के शुरुआती दिनों में कहते थे कि अमेरिका जीत चुका है। फिर कुछ हफ्तों बाद वो इस धमकी तक आ गए कि ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे। कभी ट्रंप कहते हैं कि ईरान में कोई लीडर ही नहीं बचा, तख्ता पलट हो चुका है। फिर कहते हैं कि कुछ अच्छे लीडर्स से हमारी अच्छी बातचीत हो रही है। ट्रंप का दावा था कि जंग में हमें अपने दोस्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उन्हीं दोस्तों से उन्होंने मदद मांगी और मदद न करने पर सज़ा भी देने लगे। विरोधाभासों की पराकाष्ठा तो ये है कि 2024 चुनाव में ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि अमेरिका अब कोई फालतू की जंग, कोई सेंसलेस वॉर नहीं लड़ेगा। उनकी जीत के बाद ईरान के साथ ये अमेरिका की दूसरी जंग है। मज़े की बात यह है कि हाल के दिनों में ट्रंप ने इसे जंग कहना ही छोड़ दिया है। वॉर की जगह कभी एक्सकर्जन यानी एक छोटी सी मुहिम कह देते हैं, कभी स्कर्मिश यानी एक झड़प कह देते हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका का असल प्लान क्या है। ज़ोर शोर से जो डील की बात हो रही है, क्या उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए? क्या ईरान को भी अच्छी डील दिख रही है? ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, किसी भी फैसले पर पहुंचते ही हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। लेकिन ईरान के ही एक सीनियर मंत्री इब्राहिम रेज़ाई का कहना है कि अमेरिका का प्रस्ताव ट्रंप की ख्वाहिशों की एक लिस्ट भर है। इब्राहिम ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर अमेरिका ने हथियार नहीं डाले और ज़रूरी रियायतें न दी तो ईरान सख्त जवाब देगा। तो ईरानी लीडरशिप की असल पोजीशन क्या है? क्या वे अमेरिका की शर्तें मान लेंगे? हमने आपको कल यानी 6 मई की दुनियादारी में बताया था कि अमेरिकी प्रस्ताव में क्या क्या है। खासकर इसमें न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान से बड़े वादों की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 12 से 15 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट पर रोक लगा दे। ईरान अब तक 5 साल की रोक लगाने को तैयार था, जबकि अमेरिका 20 साल की जिद पर अड़ा था। ईरान को यह भी वादा करना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को ज़मीन के नीचे बने अपने परमाणु ठिकानों को ऑपरेट भी नहीं करने दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस यूएन के इंस्पेक्टर्स को पहले से ज़्यादा छूट मिलेगी, वे औचक निरीक्षण के लिए जा सकेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी चर्चा है कि ईरान के पास जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसे देश से बाहर भेज दिया जाएगा। ईरान के पास अब भी 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है, जिसे 90% तक अगर हम एनरिच कर लें तो उससे 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। दावा है कि ये स्टॉक शायद अमेरिका को ही सौंप दिया जाए, हालांकि इस पर अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है। इन पेचीदा मुद्दों पर बातचीत के लिए अगर ईरान ने हामी भरी और सहमति की उम्मीद दिखी तो जंग रोक दी जाएगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया जाएगा, 30 दिन का एक नेगोशिएशन पीरियड शुरू होगा। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध भी हटा सकता है और ईरान के जब्त किए गए पैसे, फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज़ कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर नेगोशिएशन के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मंशा दिखाएगा। फिलवक्त ईरान के पास कॉम्प्रोमाइज़ चुनने के लिए कई वजह हैं। पहली तो ये कि अमेरिका इजराइल से दोबारा फुल स्केल जंग लड़ना ईरानी हुकूमत के लिए घातक हो सकता है। पहले ही उनकी लीडरशिप और सेना को अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। दूसरी वजह ये कि ईरान की इकोनॉमी इस वक्त अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से जूझ रही है। जंग के पहले भी वह खस्ताहाल थी। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है। इस वजह से ईरान का तेल एक्सपोर्ट थम गया है। ईरानी लीडरशिप की ज़्यादातर कमाई वहीं से आती है। इंपोर्ट्स पर भी अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है। ईरान खाड़ी में सबसे ज़्यादा अनाज इंपोर्ट करने वाला देश है। ऐसे में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की वैल्यू भी लगातार गिर रही है। कुल जमा बात यह है कि ईरानी हुकूमत पर आम लोगों का भी एक दबाव है और जनता का दबाव है, और अगर अमेरिका का ब्लॉकेड जारी रहा तो आने वाले समय में यह दबाव और भी बढ़ सकता है। वैसे आम लोगों का दबाव तो ट्रंप पर भी है। इसी बरस नवंबर 2026 में मिड टर्म चुनाव होने हैं और रिपब्लिकन पार्टी को संसद में अपना बहुमत बचाना है, ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी को। ईरान जंग की वजह से अमेरिका में पेट्रोल और गैस के दाम लगातार पहले ही बढ़ रहे हैं। 5 मई को पेट्रोल के दाम जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर थे। इस तरह से कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो ट्रंप की पार्टी को इस चुनाव में नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के लिए बाकी का कार्यकाल मुश्किल हो जाएगा। उन पर महाभियोग, इम्पीचमेंट का खतरा लगातार मंडराता रहेगा अगले 2 साल के लिए। इन सब के अलावा एक चीन फैक्टर भी है। ट्रंप को अगले हफ्ते चीन के दौरे पर जाना है, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होनी है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि ट्रंप हर हाल में चीन जाने से पहले इस जंग का एक कोई न कोई हल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को एक विजेता के तौर पर बीजिंग में पेश कर सके। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ईरान उन्हें इतनी जल्दी बोरिया बिस्तर समेटने का मौका देगा? जानकारों को सुनिए।
Sure, this is typical Trump chaos that from one day to the next. बिल्कुल, देखिए, ये ट्रंप के काम करने का टिपिकल तरीका है। आज हालात कुछ और हैं तो कल कुछ और। आप बता ही नहीं सकते कि आखिर चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कि इस वजह से ईरानी हुकूमत के पास अमेरिका की कमज़ोरी का ही सिग्नल जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ट्रंप किसी तरह इस मसले से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे बाहर आएं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा, और वो दुनिया के सामने खुद को पीछे हटते हुए भी नहीं दिखाना चाहते। इसीलिए वे खासे बेताब हैं कि कोई तो एग्रीमेंट हो जाए ताकि वो अपनी जीत का ऐलान करके इससे आगे बढ़ सकें। और मुझे लगता है कि इसी वजह से हमें ये सारा कन्फ्यूज़न और बार बार यू टर्न देखने को मिल रहे हैं जिन पर हम बात कर रहे थे। I think that's what is causing a lot of the confusion and back and forth that we've been discussing. Trump is confused that he can't articulate what. देखिए, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद बुरी तरह कंफ्यूज्ड हैं और वे ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनका मकसद क्या है। वो किसी ठोस रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं और ये बात कोई भी देख सकता है। यहाँ तो हर दिन एक नया फैसला लिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का जो ऑपरेशन फ्रीडम था वो 48 घंटे भी नहीं टिक पाया और उसे रोक दिया गया। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो वो ईरान के साथ महज एक पन्ने के समझौते की बात कर रहे हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, ईरान के साथ ऐसे एक पन्ने के समझौते का असल में कोई मतलब नहीं होता। एक बार फिर ट्रंप एक ऐसा रास्ता आजमा रहे हैं जिससे वो बिना कोई बेइज्जती सहे इस मामले से बाहर निकल सकें। वो इस हकीकत का सामना ही नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका के असल मकसद क्या होने चाहिए। अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता बदलना होना चाहिए और ये मकसद अयातुल्लाह या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने से हासिल नहीं होगा। ये तभी मुमकिन है जब हम ऐसे हालात बना दें कि उनका गद्दी पर टिके रहना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाए। With the Ayatollahs or the Revolutionary Guard, they're achieved by making it impossible for them to continue in office. बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। क्रूज शिप MV हॉन्डियस से निकाले गए हंटा वायरस के 2 मरीज इलाज के लिए नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं। शिप ऑपरेटर ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ने बताया कि तीसरा यात्री भी इवैक्यूएशन फ्लाइट में था, लेकिन उसकी फ़्लाइट लेट हो गई है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। करीब 3 दिन तक पश्चिम अफ्रीका के तट के पास मौजूद केप वर्डे के आसपास रुके रहने के बाद अब MV हॉन्डियस स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की ओर बढ़ रहा है। स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने कहा है कि जहाज़ के पहुंचने के बाद उस पर मौजूद हर व्यक्ति की मेडिकल जांच होगी। जो लोग यात्रा करने की हालत में होंगे और दूसरे देशों के नागरिक हैं, उन्हें उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं स्पेन के नागरिकों को क्वारंटीन के लिए मैड्रिड के एक डिफेंस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। जिन 3 लोगों को जहाज़ से बाहर निकाला गया उनमें एक ब्रिटिश नागरिक, एक डच नागरिक और एक जर्मन नागरिक शामिल है। अर्जेंटीना से रवाना होने के बाद पिछले 1 महीने में इस जहाज़ पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने बताया कि जहाज़ से उतरकर स्विट्ज़रलैंड पहुंचे एक व्यक्ति में भी हंटा वायरस पाया गया है। उसका इलाज फिलहाल ज्यूरिख के एक अस्पताल में चल रहा है। अभी भी 3 देशों के कुल 146 लोग MV हॉन्डियस पर मौजूद हैं और जहाज़ पर बेहद सख्त नियम लागू किए गए हैं। WHO के ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक अब तक जहाज़ से जुड़े लोगों में हंटा वायरस के कुल 8 मामले सामने आए हैं। इनमें 3 केसेस कंफर्म्ड हैं, जबकि 5 लोगों में संक्रमण का शक है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 2 कंफर्म मरीजों में हंटा वायरस का एंडीज स्ट्रेन पाया गया है। ये स्ट्रेन लैटिन अमेरिका में ज़्यादा देखा जाता है। ये वही इलाका है जहाँ से इस क्रूज़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसकी पुष्टि साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ की जांच में हुई। 6 मई को जहाज़ से निकाले गए 3 लोगों में अब तक हंटा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनमें से 2 लोगों में लक्षण ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। जहाज़ पर मौजूद बाकी लोगों की जांच अभी भी जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि संक्रमण और फैला है या नहीं। ये तो हो गई वायरस की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोविड जैसा कोई नया खतरा बन सकता है? क्या लोगों को डरने की ज़रूरत है? फिलहाल एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हंटा वायरस एक नहीं बल्कि वायरस की कई अलग अलग किस्मों का ग्रुप है। आमतौर पर हंटा वायरस संक्रमित चूहों के मल, पेशाब और लार के संपर्क से फैलता है। कई बार लोग हवा में मौजूद वायरस के छोटे छोटे कण सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं और संक्रमण हो जाता है। लेकिन जहाज़ पर मिला एंडीज स्ट्रेन बाकी हंटा वायरस से अलग है। यही दुनिया का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो इंसानों से इंसानों तक फैल सकता है। हालांकि ऐसे मामले बेहद कम हैं। फ्लू, कोविड या सामान्य जुकाम की तरह ये वायरस आसानी से नहीं फैलता।
कोविड और फ्लू जैसे वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तेजी से फैलते हैं और बड़ी मात्रा में शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन हंटा वायरस ऐसा नहीं करता। ये फेफड़ों के काफ़ी अंदर जाकर ब्लड वेसल्स को संक्रमित करता है, इसलिए वायरस का एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों को होता है जो लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीबी संपर्क में रहे, जैसे परिवार के लोग, साथ रहने वाले लोग या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स। क्रूज शिप पर जिन 2 यात्रियों की मौत हुई वे पति पत्नी थे। जहाज़ के डॉक्टर में भी वायरस के लक्षण दिखे हैं और उन्हें भी बाहर निकालना पड़ा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि जहाज़ पर बाकी लोग कैसे संक्रमित हुए। अगर कुल आंकड़ों को देखें तो आम लोगों के लिए हंटा वायरस का खतरा काफ़ी कम माना जाता है। अमेरिका में 1993 से निगरानी शुरू होने के बाद अब तक सिर्फ 890 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें ज़्यादातर मामलों की वजह सिननॉम्बे स्ट्रेन रहा, जो अमेरिका के मिसिसिपी नदी के पश्चिमी इलाकों जैसे न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, एरिजोना और कैलिफोर्निया में ज़्यादा मिला। इन मामलों में करीब 35% लोगों की मौत हुई। हंटा वायरस के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द, लेकिन हालत तेज़ी से बिगड़ सकते हैं और मरीज़ को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इस संक्रमण की कोई ख़ास दवा फ़िलहाल मौजूद नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मरीज़ जल्दी अस्पताल पहुंच जाए और समय पर मदद मिल जाए तो बचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर शुरुआती स्थिति कोविड वायरस की याद ज़रूर दिला सकती है, लेकिन एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि हंटा वायरस कोविड की तरह आसानी से फैलने वाला वायरस नहीं है और इसके महामारी बनने की संभावना भी काफ़ी कम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खबर, फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक भव्य समारोह चल रहा था। वहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता, पूर्व मंत्री, सांसद, मशहूर वैज्ञानिक और बड़े बड़े अकादमिक मौजूद थे। लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस शख्स की थी वो थे एक लगभग अनजान साहित्य के प्रोफेसर, लिटरेचर प्रोफेसर फ्लोरेंट मॉन्टेक्लेयर। 46 साल के मॉन्टेक्लेयर ढीला ढाला सूट और गुलाबी शर्ट पहने हुए मंच पर पहुंचे और उन्हें 2016 का गोल्ड मेडल ऑफ फिलोलॉजी दिया गया। फिलोलॉजी यानी भाषाओं और भाषा विज्ञान की स्टडी। समारोह में मौजूद लोगों को बताया गया कि मॉन्टेक्लेयर इस मेडल को पाने वाले पहले फ्रांसीसी हैं। इससे पहले ये सम्मान इटली के मशहूर लेखक अम्बर्टा ईको को मिल चुका है। पूरा कार्यक्रम बेहद शानदार था और देखने में सब कुछ किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि पूरा अवार्ड ही फर्जी था। जांच में पता चला कि जिस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फिलोलॉजी के नाम पर यह अवार्ड दिया गया, असल में ऐसी कोई संस्था थी नहीं। जिस अमेरिकी यूनिवर्सिटी से इसे जुड़ा बताया गया था वो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद थी। उसका पता अमेरिका के डेलावेयर राज्य के लुइस शहर की एक ज्वेलरी दुकान तक पहुंचा। असल में मॉन्टेक्लेयर ने खुद ही यह अवार्ड बनाया था। उन्होंने पेरिस के एक जौहरी से करीब 250 यूरो देकर मेडल बनवाया और फिर खुद को ही सम्मानित कर लिया। अब प्रोफेसर पर जालसाजी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी जैसे आरोपों की जांच चल रही है। 2015 तक मॉन्टेक्लेयर एक साधारण टीचिंग इंस्ट्रक्टर था। खाली समय में वो फैंटेसी किताबें लिखा करता था, लेकिन फिर स्थानीय अखबार में खबर छपी कि उसे ऐसा सम्मान मिलने वाला है जो नोबेल प्राइज़ या फील्ड्स मेडल के बराबर माना जाता है। यहीं से उसकी पहचान अचानक बदलने लगी। नेशनल असेंबली वाले समारोह के बाद मॉन्टेक्लेयर ने टेड टॉक भी दिया। 2018 में उसने फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया। आरोप है कि इस एप्लीकेशन के साथ उसने उसी फर्जी अमेरिकी यूनिवर्सिटी की स्टेट डॉक्टरेट भी लगाई। ऐसा तो ये डिग्री फ्रांस में मान्य ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रमोशन मिल गया और वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गया। मामला सामने आने के बाद मॉन्टेक्लेयर ने माना कि उसने मेडल बनवाया था और कुछ वेबसाइट्स भी खुद बनाई थी, लेकिन वो अब भी किसी गलत काम से इनकार कर रहा है। मॉन्टेक्लेयर के मुताबिक ये मेडल फर्जी नहीं है, क्योंकि जालसाजी तभी होती है जब कोई असली चीज़ मौजूद हो। चूँकि असली फिलोलॉजी मेडल नाम की कोई चीज़ थी नहीं, इसलिए उसका मेडल नकली कैसे हुआ। फिलहाल केस की जांच चल रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।